किसी एसी परिपथ में हम बोले थे इम्पीडेंस का जो विलोम होगा, जैसे नहीं, जैसे चालकता होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध, है ना। वैसे ही सर प्रवेश्यता जो होता है, प्रवेश्यता बराबर 1 बाय प्रतिबाधा होता है। इसको G से डिनोट करते हैं, इसको R से, इसको Y से डिनोट करते हैं, और इसको Z, ठीक ना। बताए तो ये प्रतिबाधा टर्म यूज होता है जब केवल R रहता है कि R के अलावा मिक्सिंग रहता है, ठीक है। जब प्रतिबाधा का मान इस साला पेट बढ़ गया, जब प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा तो प्रवेश्यता का मान क्या होगा? घटेगा। और जब प्रतिबाधा का मान घटेगा तो प्रवेश्यता का मान क्या होगा? एनी डाउट? कहते हैं किसी, और सर इसका अगर यूनिट निकालोगे तो ये भी ओम होता है, तो ओम होता है तो ये ओम टू द पावर -1 हो जाएगा। बोलिए, इसी को हम उल्टा ओम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं महो, इसी को हम लिख सकते हैं साइमेन, ठीक है। कहते हैं किसी एसी परिपथ में इंपीडेंस के विलोम को, इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा के विलोम को एडमिटेंस से कहते हैं। इसका मात्रक महो या साइमेन होता है। इसे Y से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? Y से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है? महो या साइमेन। कहता है जिस प्रकार इंपीडेंस के दो अंश प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस होते हैं, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश कंडक्टेंस तथा सस्पेटेंस होते हैं। देखो, कहता है जिस प्रकार इंपीडेंस के दो अंश प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं, देखो Z इज इक्वल टू, चला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर बोलो हाँ या ना। अतः जिस प्रकार इंपीडेंस के दो अंश प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं, प्रतिरोध और रिएक्टेंस होते हैं, ये क्या है सर? इंपीडेंस। क्या है ये? इंपीडेंस। इंपीडेंस बोले तो प्रतिबाधा, और इसको कहते हैं प्रतिरोध, और इसको कहते हैं मेरे दोस्त रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। तो प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस के दो अंश हैं, एक है प्रतिरोध और दूसरा है रिएक्टेंस। एक है प्रतिरोध और दूसरा क्या है? रिएक्टेंस। कहते हैं जिस प्रकार इंपीडेंस के दो अंश, ये इंपीडेंस के दो अंश हैं, प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस, प्रतिरोध तथा रिएक्टेंस, उसी प्रकार एडमिटेंस के दो अंश हैं। ये जो एडमिटेंस है, ये प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के दो अंश हैं, प्रतिरोध और रिएक्टेंस। ये x का मतलब हुआ एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। बोलिए, उसी तरह किधर गया? एडमिटेंस के, एडमिटेंस के, किसके? एडमिटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रवेश्यता।
प्रवेश्यता के भी दो अंश होते हैं, एक तो कंडक्टेंस G और दूसरा सस्पेटेंस B। आप कहेगा सस्पेटेंस क्या है, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेटेंस। बुझा रे? जैसे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ही Y प्रवेश्यता जो होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलिए, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, चालकता कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती न हो। इलेक्ट्रिकल सर समझने का चीज है, एक बार समझ लोगे तो गुलबिये घाट पे भूलोगे। समझ में आ गया एक बार तो सीधा वो तभी इधर से निकलता है, लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर मामला गड़बड़ होगा। एक बार खाली समझने का जरूरत है। चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसको जी से डिनोट करते हैं। जी बराबर होता है 1/r। बोलो तो बताओ, प्रतिरोध ज्यादा तो चालकता एकदम सॉलिड है। तो कहते हैं भैया ये प्रतिरोध और चालकता का यही रिलेशन है। तो मेरी जान आर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, ओम ऊपर चल जाए, ओम पर पावर -1, इसी को हम उल्टा ओम कहते हैं, इसी को हम साइमेन कहते हैं, इसी को हम महो कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? महो। कहते हैं प्रतिरोध के विलोम को कंडक्टेंस कहते हैं, इसे जी से सूचित करते हैं, इसका मात्रक महो या साइमेन होता। अब उसके बाद है सस्पेटेंस। क्या है? सस्पेटेंस को हम कहते हैं अनुकार्यता। क्या कहते हैं मेरी जान? अनुकार्यता। ये क्या है? रिएक्टेंस। ये विलोम को सस्पेटेंस कहते हैं। देखो, तुझे भूलना, एकदम आराम से। बड़ा स्मार्ट लग रहा है चश्मा मेरे। तुम तो जलन हो रहा है, आई फील जलस। सच में देखो चोट्टा कितना स्मार्ट लग रहा है। स्टैंड अप मैन, है ना स्मार्ट बॉय? बच्चा सा है लेकिन स्मार्ट है। तू हीरो बन सकता है। मतलब एक होता है, देख किसी किसी का चेहरा ही होता है चोर जैसा, किसी जैसे हम लोग का चेहरा चोर जैसा है। देखो कितना मासूम सा, एकदम स्मार्ट सा बच्चा है। धन्यवाद सर, भगवान ने आपको ऐसा रूप दिया है जिसका दीदार हम लोग कर सकते हैं। देखिए सर, एकदम आराम से, अगर प्रतिरोध अकेले है, ऐसा सिंबल, इसके विरोध को कहते हैं प्रतिरोध। अगर प्रेरक है, इसका जो विरोध है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके विरोध को कहते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक होता है कैपेसिटर। इसका जो विरोध होता है इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। प्रतिरोध विरोध, प्रेरक का विरोध, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटर का विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। प्रतिरोध क्या, कैपेसिटर, इंडक्टर यानी प्रेरक, इस सब जब आपस में मिलेगा इसको कहते हैं, इसके विरोध को कहते हैं प्रतिबाधा। क्या कहते हैं बाबू? देखो ई हो गया आर, देखो ई हो गया आर एल सी, इसका विरोध हो गया आर, इसका विरोध हो गया एक्सएल एक्सी। क्लास शुरू से किए होंगे तभी बुझाएगा, ना तो मामला। अब जी ई समझ गए? हाँ, एक होता है चालकता, ये 1 बाय प्रतिरोध, प्रतिरोध के उल्टा को चालकता। एक होता है प्रवेश्यता, प्रवेश्यता को किससे डिनोट करते हैं? वाई से। ये होता है 1 बाय प्रतिबाधा, जेड। बोलो, चालकता 1 बाय प्रतिरोध, प्रवेश्यता 1 बाय प्रतिबाधा, और एक होता है सस्पेटेंस, सस्पेटेंस, सस्पेटेंस हो गया बी 1 बाय रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बोले तो क्या? एक्स, कोई भी रिएक्टेंस। समझा? नहीं समझा? एक बार और दिखा देते हैं हम, देखो। प्रतिरोध का विरोध प्रतिरोध, प्रेरक का विरोध इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का विरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रतिरोध कैपेसिटर और प्रेरक का विरोध प्रतिबाधा, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रवेश्यता प्रतिबाधा का व्युत्क्रम, और रिएक्टेंस सस्पेटेंस रिएक्टेंस का। बोलो, आप प्रतिरोध चालकता को जी से डिनोट करते हैं, प्रवेश्यता को वाई से और सस्पेटेंस को बी से। क्लियर? कहते हैं इसको, सस्पेटेंस को हिंदी में कहते हैं अनुकार्यता। रिएक्टेंस का विलोम सस्पेटेंस कहलाता है, इसे बी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक महो या साइमेन होता है, B इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब देखिए सर, प्रत्यावर्ती धारा के विभव बल का समीकरण, एक समीकरण होता है अल्टरनेटिंग करंट के, करंट का और वोल्टेज का एक समीकरण होता है, जिसको आप V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी या I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, E बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी और I बराबर V मैक्स। ये दो मामला है।
ये दो क्या है मेरी जान, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी और I बराबर I मैक्स। I मैक्स क्या है, महत्तम मान धारा का, V मैक्स क्या है, महत्तम मान वोल्टेज का, और ओमेगा तो कोणीय आवृत्ति हो गया, ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति हो गया। देखो कहता है V मैक्स, V क्या है, तात्कालिक मान हम बोले थे किसी निश्चित समय पर का मान, याद है, किसी निश्चित समय पर का मान। I विद्युत धारा का तात्कालिक मान, V मैक्स वोल्टेज का शिखर मान, I मैक्स विद्युत धारा का शिखर मान, शिखर मतलब महत्तम मान, ओमेगा 2 पाई f कोणीय वेग होता है ये रेडियन पर सेकंड में, और f जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ALP की वैकेंसी कब तक आएगी, इसका इंतजार तो आपसे ज्यादा हमको है कि जल्दी से आ जाए, समझ रहा, 2018 से इंतजार कर रहे हैं, आएगा चला तब ना मामला ठीक होगा। ALP में तो हम हैं, हम पढ़ाते भी अच्छा हैं और बच्चे लाइक भी करते हैं, और बच्चों की जरूरत भी है क्योंकि 175 में 115 हम ही हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ जाएगा पढ़ने, फिजिक्स कहाँ जाएगा पढ़ने, ट्रेड कहाँ जाएगा पढ़ने, आज करवाएगा लड़का रोड पे जो है ना, गैस कुकर लेके कहेगा 10 दिन यहीं रोडे पर कुकर लेके खाना बना लेंगे, जाएंगे नहीं। तो चलो उस वैकेंसी ऐसा कहीं 90,000 की बात चल रही है, अगर दे दिया हम खोजने से मिलेंगे। अब देखिए सर, और वैकेंसी तो चला आने है, वो एक आध दिन तो हुआ नहीं है, 4 साल, 5वां में प्रवेश है। 2018 के फरवरी में वैकेंसी आई थी, 18 फरवरी को, डेट अभी भी याद है हम। आज 4 साल खत्म, 5वां आ गया है, 18/4/22, हर हाल में 22 लास्ट में दे देना है ना, तो 23 फर्स्ट में तो देना ही पड़ेगा, 24 में इलेक्शन है, कहाँ जाएगा उस वैकेंसी का, तो हम रात में सपनों में देखते हैं, इतना मजा आने, और पूरा तैयारी चल रहा है, प्रीवियस ईयर बन चुका है, प्रैक्टिस सेट बन चुका है, काम और ज्यादा चल रहा है उस पर। अभी बैठ के जो है सब को बोल दिए हैं कि सिर्फ ALP के कंप्लीट कंटेंट पे काम करना है, एक ही बार बच्चा को एक कंटेंट मिलेगा, उसके अलावा बार बार कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक कंटेंट उसको मिलेगा 12 या 13 किताब का, वही 13 को किताब पढ़ के अगर नैया पार हो जाना, उतने पढ़ना है। उसके साथ एक साथ बच्चों को 12 किताब मिल जाएगा, 12 किताब पढ़ेगा, कहानी खत्म, ओकरा पढ़ के खत्म कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। किताब भी ऐसा बना रहे हैं कि मतलब ये किताब जो तुम्हारे पास है इस पर भी काम चल रहा है, एक सॉल्यूशन पेपर आ रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा उसमें, ट्रेड का जितना क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन का 10-10 लाइन का, 6-6 लाइन का, 7-7 लाइन का सॉल्यूशन रहेगा, हर क्वेश्चन का। न्यूमेरिकल का अलग से पेज रहेगा, 20 पेज का न्यूमेरिकल अलग से रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अलग से रहेंगे, जैसे जैसे थ्योरी है वैसे वैसे क्वेश्चन अरेंज होगा, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो पाएगा उतना काम करके रखेंगे। अभी कर देंगे तो चला और लोग जो है वो जान लेगा तो फिर मामला गड़बड़ा देगा ना, तो एक कॉपी पहले सरिया के रखेंगे, उस टाइम अभी तो लोग देखेगा कि ये किताब अच्छा इससे बेहतर करना है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ना, हम भी भैया बड़ा कमीना इंसान है गलत आदमी से पल्ला पड़ गया। देखो हम तो हमेशा चला इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज इम्प्रूवमेंट पे वर्क करो, मेहनत पे भरोसा रखो, तुम कभी हारोगे नहीं। मेहनत ही एक ऐसी पूंजी है जो तुमको हारने नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो बच्चा को मेहनत पे बिलीव कम है, मुर्गा पे बिलीव ज्यादा है, डेली रात में चंदा लगा मुर्गा खा लेता है, कम नहीं। जो तू अभी कर रहा है ना, इसी का एक दिन परिणाम मिलेगा, तू आके कहेगा मेरा ड्राइवर हो गया। एक को क्लास से कर बाद नहीं पढ़ना, ई क्लास नहीं, ई क्लास के आधे से काम हो जाए। ड्राइवर की अगर बात करें तो ये क्लास जो बच्चे कर रहे हैं अगर आधे से काम हो जाए, पूरा की जरूरतें नहीं है, 5 को चैप्टर बता देंगे। और तुम लोग को उस टाइम भी
तुम कार्ड वही रखे रहना, खाली संभाल गए, फिर अलाउ कर देंगे। एक बार कोनो फास्ट रिवीजन बैच में बैठ कर एक बार और मार लेंगे, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट के लिए नहीं सोचना है, जितना तो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद रिजल्ट के लिए नहीं सोचना है, एकदम टेंशन मुक्त रहना है। खाली फिजिक्स का स्पेशल कोई क्लास आएगा कभी ध्यान में रखना, अगर कोई फिजिक्स स्पेशल देंगे एएलपी के लिए तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि वो जरूरी है। 35 नंबर पूछेगा, 35 से 37 नंबर। हाँ हाँ जी, ऐसे भी इलेक्ट्रिकल वालों को कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पूछवे करता है, 5 को 10 को क्वेश्चन रहबे करेगा, लेकिन वो कोई एक पार्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल कर लेगा, वो इलेक्ट्रिकल का पार्ट कवर कर लेगा ये किताब। उसके बाद उसको इसमें दोनों हम इसीलिए देखो 3 चैप्टर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, लास्ट में देखना 3 चैप्टर दे दिए हैं। देखो केवल प्रतिरोध होगा, चला ध्यान देना इधर, केवल प्रतिरोध होगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सएल। केवल प्रतिरोध होगा तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर, और ये रेजोनेंस का केस है, बोलो ना, केवल प्रेरक रहेगा, केवल क्या रहेगा प्रेरक रहेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्सएल, क्या लिख सकते हैं, और केवल संधारित्र रहेगा जेड बराबर 1/ओमेगा-c, प्रतिबाधा का मान है, और प्रतिरोध और प्रेरकत्व तो दोनों रहेगा जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर, अब प्रतिरोध और संधारित्र दोनों रहेगा जेड बराबर √r² प्लस xc², xc के बदले 1/ओमेगा-c, और यहां से प्रतिरोध प्रेरकत्व तथा संधारित्र तीनों रहेगा तो एक्सएल स्क्वायर माइनस xc²। किताब में ठीक किया हुआ है कि नहीं, नहीं तीनों ना है, तीनों है रे। अब बाकी ये जो मामला है सर, ये जो मामला है कि फेज धारा के लिए कौन 0 डिग्री 90 डिग्री से पस्ट करेगा, गौर से देखना, यहां तीनों तक तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। अगर जेड बराबर आर होगा तो cos फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड, जेड बराबर आर के हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। अब बाद बाकी केस में अगर केवल प्रेरकत्व होगा, केवल प्रेरकत्व होगा तो आर का मान 0 हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा, केवल कैपेसिटर हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों होगा तो 0 से 1 के बीच होगा, इसमें भी वही होगा। और यहां आओगे तो 0 और 90 डिग्री के अंश तथा 1 के मध्य पश्च या अग्र होगा, ये तीनों में अग्र और पश्च तीनों हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एक्सी का मान ज्यादा है कि कम है, एक्सी का मान अगर ज्यादा है तो लीडिंग हो जाएगा, एक्सी का मान कम है तो लैगिंग। वो इसमें तीनों रहेगा तो डिपेंड करेगा कि ये दोनों में कौन बड़ा है, अगर एक्सी बड़ा है तो लीडिंग, एक्सी छोटा है तो लैगिंग, इसलिए पश्च और अग्र देखिए दोनों दिया हुआ है, बोलिए ना। ये कुछ नहीं है सर, एक्सेल है, एक्सेल है, हाँ हाँ एक्सेल है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा सर, कहेगा बताइए केवल प्रतिरोधी सर्किट होगा तो उसका पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 1 0 1 और 0 के बीच, 1 से कम 0 से ज्यादा, उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आई लीड लैग तो हम तुमको बताए थे कि अगर केवल प्रतिरोधी होगा ना लीड करेगा ना लैग करेगा, और अगर केवल प्रेरकत्व होगा तो प्रेरकत्व होगा तो प्रेरक है आई है तो आई पीछे जाएगा, तो देखो यहां लिखा है फेज धारा के लिए, तो धारा 90 डिग्री से पीछे नहीं जाएगा, इसमें तो 90 डिग्री से आगे जाएगा। कौन बुझा रहा है, बुरा में जा रहा है। अगर केवल प्रेरकत्व होगा यानी इंडक्टर होगा, इंडक्टर होगा मतलब इसके पास कौन होगा, आई ना, ये आई को कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, चला आई को पीछे लाएगा कि आगे ले जाएगा। यहाँ हेडिंग भी दे देख लो, फेज धारा के लिए दिया, तो धारा 90 से पीछे नहीं जाएगा, ई वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, तो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा तो करंट जो है, वोल्टेज पीछे जाएगा, करंट आगे। इसमें 0 से 90 से पश्च जाएगा, क्यों पश्च जाएगा, क्योंकि प्रेरक है, देखो नहीं प्रेरक ना है, करंट को कंट्रोल करके पीछे न लाएगा,
लेकिन कितना से कितना के बीच। यहाँ केवल संधारित्र है, केवल संधारित्र है तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा 0 से 90 के बीच कहाँ जाएगा आगे। अगर तीनों रहेगा तो आगे पीछे कुछ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सएल ज्यादा है कि एक्सी ज्यादा है। एक्सी ज्यादा होगा तो लीडिंग की लैगिंग। अरे छोटा हम बोले थे एक्सी का मान ज्यादा होगा और एक्सएल का मान कम होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर, याद है। काहे कि वोल्टेज कंट्रोल करता है, अब वोल्टेज कंट्रोल कर लेगा तो लीड करेगा, वोल्टेज कंट्रोल नहीं करेगा तो लैग करेगा। एक्सी का मान कम होगा और एक्सएल का मान ज्यादा होगा तब क्या होगा। एक्सी जब ये कम होगा तो लैग करेगा और एक्सी ज्यादा होगा लीड करेगा। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। अब अच्छा सर 3 फेज सिस्टम, ये 3 फेज सिस्टम थोड़ा सा जटिल है, अच्छे से समझिएगा तो हम समझा देंगे। एक होता है सिंगल फेज, अभी जैसे हमारे घर में यहाँ आया हुआ है ये 3 फेज लाइन आया हुआ है, लेकिन घर में जो लोग लेता है वो सिंगल फेज लेता है, कोई कोई 3 फेज भी लेता है। दोनों में डिफरेंस कुछ तो होगा। अगर आप सर इंजीनियर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, टेक्नीशियन हैं। सैटरडे वगैरह को चला थोड़ा टान के पढ़ा देंगे, तुम लोग को 3 दिन पढ़ाते हैं क्या, तो तुम लोग गाली भी देता होगा हमको। नहीं थोड़ा टान के पढ़ाएंगे, सैटरडे को थोड़ा टान देंगे, तुमको भी संतुष्टि हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि चला कितनों कमाएंगे, तू गाली देगा हमारे धिया पुता हमारा मारेगा। हम भी वही सोच रहे, नहीं है हो तो ज्यादा बेहतर, अब उम्मीद भी नहीं है। अब देखिए कहते हैं कि बहुत सारा सिंगल फेज को जोड़ के 3 फेज लाते क्यों है, पहले तो ये बात है हम लोग 3 फेज यूज काहे करते हैं। ऐसा नहीं है चला कि हम बार बार तुमको ये बोलते हैं कि हम जो 3 साल पहले पढ़ाए थे अब वही अभी तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, हमको सब चीज मेरे दिमाग में है, एक बार देख लेंगे ऐसे कर लेंगे तो सब स्कैन हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल है। यही इतिहास रहता ना तो हिटलर के जन्म और मृत्यु मास्टरवा सब नीचे याद करता है, ऊपर में आके पढ़ाता है, क्योंकि उसको याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। हमने कहा बहुत सारे सिंगल फेज को मिला के आप 3 फेज बना सकते हैं, बहुत सारे सिंगल फेज मिला के आप 3 फेज बना सकते हैं। तो 3 को सिंगल फेज मिला देगा 3 फेज बन जाएगा। लेकिन अगर लाभ की है, दैट्स द मेन पॉइंट, सर जब एक फेज से पंखा चलेगा बल्ब जलेगा तो 3 को फेज काहे लाएंगे, तो तुम कहेगा मान लीजिए वो नहीं रहेगा तब तो सर यूज कर लेंगे। तो 3 फेज मोटर काहे लाते हैं, 3 फेज मोटर भी तो लाते हैं। तो 3 फेज मोटर लाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है सर कि सिंगल फेज मोटर में अगर आटा चक्की मिल में अगर आप सिंगल फेज मोटर में पीसिएगा ना तो कभी मोटा निकलेगा कभी पतला निकलेगा, और मोने पर है। वोल्टेज डाउन होगा तो मोटा निकल जाएगा वोल्टेज, जैसे तुम कभी चक्की अथी चलाया जाता, जाता में अगर सर मिहिन निकालना रहता है तो जोर से चलाते हैं, मोटा निकालना रहता है धीरे धीरे चलाते हैं। बोलिए उल्टा हो गया, वही देख रहे थे कि जाता के चलाया। अगर मोटा निकालना होता है ना तो तेजी से चलाते हैं, अब मिहिन निकालना होता है तो धीरे धीरे चलाते हैं, यही ना मामला है रे। तो एकदम ओरिजिनल जाता स्पेशलिस्ट जाता हम लोग भी बचपन में खूब चलाए, मम्मी बोलती थी तो मम्मी का हाथ बटाते थे। तो अगर कम ज्यादा ओकर जत्ता हो गया आटा चक्की मिल के
तो फिर ऑटो मोटा पतला हो जाएगा। लेकिन अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर रहेगा तो उसका स्पीड वोल्टेज कम ज्यादा होने पर भी उसके स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक समान आपको सर मामला मिलेगा, आटा मिलेगा। तो बहुत सारे सिंगल फेज को मिला के क्या बनता है मेरे दोस्त? 3 फेज। ठीक है, तो कहते हैं अगर 2 फेज होगा, 1 फेज होगा तो कुछ कोई बातें नहीं है, सिंगल फेज कोई विस्थापन नहीं। 2 फेज को ऐसे डिनोट करते हैं सर, 0 लिख के पेट काट देना है, फाई कहते हैं। 2 फेज जो होता है यहां पर विस्थापन होता है 90 डिग्री का, और 3 फेज जो होता है यहां विस्थापन होता है 120 डिग्री का। तब ना 12 या 36 360 डिग्री बोलो रे। और 2 फेज होता है, 2 फेज वैसे होबे नहीं करता है। 2 फेज होता है तो ऐसा होता है, 3 फेज होगा तो ऐसा हो, ऐसा होगा तो 2 फेज होगा तो 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, और 3 फेज होगा तो 12 36। इसको क्वाड्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्वाड्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जान? इसको क्वाड्रेचर कहते हैं, इसको ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जो 3 फेज जो विस्थापन होता है वो 120 डिग्री होता है, और 2 फेज का जो विस्थापन होता है वो 90 डिग्री होता है। अकेले होगा तो क्या विस्थापन, अकेले होगा तो कोई विस्थापन होगा। इसको हम क्वाड्रेचर कहते हैं। कहता है 1 फेज सिस्टम के समूहन से 3 फेज प्रणाली बनती है, लेकिन भारत में 3 फेज प्रणाली पर उत्पादन तथा पारेषण, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन समझते हो? रोड पर जो तुम देखते हो पोल पे तार ले जाते हुए, वो क्या है? ट्रांसमिशन है। रोड पर जो तार ले जाते हुए देखते हो क्या है मेरी जान? ट्रांसमिशन है। तो हमारे भारत में 2 फेजिया नहीं चलता है। कभी सुना है 2 फेज है? या तो सिंगल फेज सुना होगा, या तो क्या सुना होगा? 3 फेज। कहता है 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना डिग्री? 90 डिग्री। जबकि 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन कितना डिग्री? 120 डिग्री। 3 फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण सिंगल फेज प्रणाली पर आधारित उपकरण की अपेक्षा आकार में छोटा, सिंगल फेज बड़ा होता है, 3 फेज आकार में क्या होता है? छोटा, वजन में हल्का, तथा अधिक दक्षता की कम दक्षता। जैसे सर सिंगल फेज इतना बड़ा होता है तो उस तरीके से 3 फेज तो इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। वजन में भी हल्का होता है, आकार में भी छोटा होता है, दक्षता भी क्या होती है? अधिक होती है। स्पीड भी रेगुलर होता है, स्पीड भी क्या होता है? रेगुलर। कहता है फेज बढ़ने से समान आकार के सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़िया। यानी 3 फेज एक लाइन के मतलब समझो, 3 फेज के सब कुछ बढ़िया, 3 फेज के सब कुछ बढ़िया, एक लाइन का मतलब। 3 फेज सिस्टम 2 तरीके से होता है, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। देखो ये है डेल्टा कनेक्शन, और ये क्या है? स्टार। देखने से भी नहीं लग रहा है रे स्टार। ये क्या है? डेल्टा मतलब त्रिभुज ना, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, और ये हो गया। इस पर जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ना ना 3 फेज आएगा न्यूट्रल। ये यहाँ देख रहे हैं सर, ये 3 फेज जो है ना, यहाँ किधर गया? इधर 1 2 3 फेज, तो यहीं बीच से न्यूट्रल निकलता है। 3 फेज एंड न्यूट्रल जो ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज करते हैं। हाँ, एक फेज एक फेज एक फेज। तो आगे पढ़ाएंगे, चला RYB आगे पढ़ाएंगे। की चाह रहा है, कल हो पढ़ा दें।